हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों 2026 झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा होने वाली बोर्ड्स की एग्जामिनेशन फरवरी माह से शुरू होने वाली है, जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए JCERT के द्वारा मॉडल सेट पेपर भी रिलीज किया जा चुका है। आप सारे बच्चों ने उन सारे सेट्स पेपर को जरूर से देखा होगा। आज की इस लेक्चर पे बच्चों हम लोग केमिस्ट्री मॉडल सेट नंबर 1 2026 की सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए हुए आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो मॉडल सेट पेपर के सबसे फ्रंट पेज पे कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्लास 12 है, सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री होने वाला है, 70 मार्क्स है टोटल और 3 घंटे का ये क्वेश्चंस पेपर है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं फटाफट में, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले है कि आपके बुकलेट में टोटल 12 पेज होने वाले हैं। आप बुकलेट देखो, मतलब जितने क्वेश्चंस पेपर आए हैं उसमें टोटल 12 पेज हैं। हर एक पेज पर हमारे पास A, B, C और D 4 सेक्शन में क्वेश्चंस को बांटा गया है और टोटल क्वेश्चन की संख्या हमारे पास कितनी होने वाली है? 48 होने वाली है। सेक्शन ए में मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसकी संख्या 25 होगी और हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं पे सेक्शन बी के क्वेश्चन 26 से 34 तक होगी, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जिसकी करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद सेक्शन सी में जो 35 से 42 तक रहेंगे, ये थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप होगा, जिसके एक एक क्वेश्चन को सही करने के बाद आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। और वहीं पर सेक्शन डी 43 से 48 तक होंगे, जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा और एक एक क्वेश्चन की सही जवाब देने पर आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। आज की इस लेक्चर पे हम लोग 2 सेक्शन कवर करने वाले हैं बच्चों, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। तो चलो मॉडल सेट पेपर का सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन क्या रखा गया है? मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज। आप सबको मालूम है मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है बच्चों? 55.5 मोलर होते हैं। अब ये कैसे होता है? आपको ये बात मालूम है कि मोलारिटी बराबर क्या होते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अच्छा, आपके पास प्योर वाटर दिया गया है। अब प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब क्या होगा कि वेट अगर हम लोग 1 ग्राम सोचते हैं तो वॉल्यूम हमें कितना मिलने वाला है? 1 ml मिलने वाला है। अब करना कुछ नहीं है, इस वैल्यू को यहां पे पुट करो, आंसर आपको सीधा मिल जाएगा। वेट कितना है आपके पास बच्चों? 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है 18, 1000 और वॉल्यूम कितना यूज करना है? 1 ml यूज करना है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आता है 55.5 मोलर, यानी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो इसको देखो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स रूल। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मार्कोनी-कॉप्स नियम का पालन करती है? मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए आपको याद होगा कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है ना। और मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए आप HBr, HCl, HI, इनमें से भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जब एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल बात की जाएगी, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल बात की जाएगी, तो उसके लिए HBr के साथ पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास देखो कंडीशन में क्या दिख रहे हैं। सबसे पहले C2H4 ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है बच्चों। C2H4 सिमेट्रिकल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर आप इसको HBr से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा CH3 CH2 और Br, ये बनेगा, जो कि मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बी नंबर पर। 3 कार्बन है जो कि अनसिमेट्रिकल हो सकता है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2।
इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करी गई है, जबकि मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए HBr, HCl और HI चाहिए, यहां पर है Cl2, तो भाई ये मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं है। हालांकि अगर इसकी रिएक्शन कंप्लीट किया जाए तो आपके पास मिलेगा CH3, CHCl, CH2 और यहां पर क्या होगा, Cl होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी भी देखो 3 कार्बन रखे गए हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल हो सकता है, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमें रिएक्शन करानी है HBr के साथ, और मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग Br माइनस उस कार्बन पे जाना पसंद करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। मतलब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CH3CH, यहां पर Br और ये होगा CH3। दिस इज मार्कोनी-कॉप्स रूल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होने वाला है। ठीक है, तो इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं जो मॉडल सेट पेपर में दिया गया है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट इज डिपोजिटेड अट, यहां पे कॉपर लिखना भूल गया है ना, कॉपर डिपोजिटेड अट, कॉपर किस इलेक्ट्रोड में डिपोजिट करेंगे, कैथोड पे, एनोड पे, रिमेन इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में ही बचे रहेंगे, या CuSO4 डज नॉट डिसोसिएट, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्वस कॉपर सल्फेट बोला गया है बच्चों, और आपको पता है एक्वस कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 आपकी ब्रेक हो जाएगी Cu+2 और SO4-2 में, और एक्वस बोला गया है तो पानी भी होगा बच्चों यहां पे, तो पानी किस फॉर्म में चला जाएगा, H+ और OH- के फॉर्म में चला जाएगा। अब कैथोड पे केटायन इंटरेक्ट करता है, एनोड पे एनायन इंटरेक्ट करता है। केटायन हमारे पास दो है, Copper+2 और H+, जबकि Copper+2 की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होती है, तो सबसे पहले ये डिपॉजिट कर जाएगा, यानी कैथोड पर जाएं तो कैथोड पर हमारे पास आएगा Copper+2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये कॉपर में ट्रांसफर हो जाएगा। और एनोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा, तो जिस रिएक्शन का केटायन जा चुका है उस रिएक्शन की एनायन नहीं जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस में, दूसरे वाले की एनायन जाएगी। तो हमारे पास एनोड पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH- होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकालेगा और 1 O2 बाहर निकालेगा, यानी कैथोड पे आपके कॉपर डिपॉजिट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपकी सही होंगे। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड सीरीज स्टेट फ्रॉम वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, तीसरी श्रृंखला में क्या गया है जहां Z तत्वों का परमाणु संख्या हो, है ना। थर्ड सीरीज यहां पे कहने का मतलब है ना बच्चों, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज नहीं बल्कि कह दो ऐसा, थर्ड सीरीज, थर्ड सीरीज कह दो, या आप इसको कह सकते हो 3D ऑर्बिटल सीरीज, 3D ऑर्बिटल सीरीज। ठीक है, जिसकी एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है 3D वाले, यानी कि 21 से लेकर के 30 तक। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH2I और अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन कराना है। CH3 CH2 और I KCN के साथ रिएक्शन करानी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं यहां पर बच्चों, यानी I को रिप्लेस कर दो CN के साथ, CN I को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहां से हटा देगा, तो रिजल्ट बना देगा CH3 CH2 और CN, और साथ में बाहर निकल जाएगा NaI। ठीक है, लेकिन अगर मान लो KCN के जगह पे आपने AgCN का इस्तेमाल कर लिया तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों, क्योंकि CN एक प्रकार का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहां पे AgCN अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो यहां पे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों, आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी। तो KCN से रिएक्शन कराने के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाली प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग
क्वेश्चंस को देखें तो कह रहा है कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड। देखो अगर मान लेते हैं दो सॉल्यूशन है बच्चों, एक है सॉल्यूशन 1 और एक है आपका सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लो। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे कह दो C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड C2 कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जिसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसका सही आंसर होगा। हाइपरटोनिक कब बोलेंगे? जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। हाइपोटोनिक कब बोलेंगे? जब कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मोलर चालकता सांद्रता के घोल के लिए अधिकतम किसकी होगी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखो आपको मैं बता रखा हूं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आयोनिक मोबाइलिटी कम हो जाती है। आयोनिक मोबाइलिटी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। और अगर आयोनिक मोबाइलिटी कम हो गई मतलब मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने कम किया तो आयोनिक मोबाइलिटी ज्यादा बनेंगे, आयोनिक मोबाइलिटी आपको ज्यादा मिलेगा, और आयोनिक मोबाइलिटी ज्यादा मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा। तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा कहां पर होंगे? जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे। मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन जहां कम होगा वहीं पर मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होंगे। सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी पर। तो यहां पे मोलर कंडक्टेंस आपके ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। आपको पता है कि कलर होने के लिए, कलर्ड होने के लिए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पे डीडी ट्रांजिशन होगी, डीडी ट्रांजिशन होगी, या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी हो सकता है। हालांकि में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल नॉर्मल केस में अगर डीडी ट्रांजिशन करानी हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा डीडी ट्रांजिशन होगी, वो कलर बन जाएगा। तो चेक कर लो कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम प्लस 3 के पास 3d0 केस आ रहा है, Mn प्लस 2 के पास 3d5 का केस आएगा, जिंक प्लस 2 में 3d10 का केस आएगा, और टिटेनियम प्लस 4 में 3d0 का केस आएगा। यानी कि आप देखो यहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल है। यहां भी अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड सिर्फ और सिर्फ बी वाले ऑप्शन पर है। तो ये आपके कलर्ड होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बच्चों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी है ना। लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव नहीं होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं? है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन वॉल्यूम। वैसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर आश्रित होता है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर आश्रित होता है, वैसे प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए आपकी सही होने वाली है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ जिंक प्लस 2 से जिंक, क्या दिया गया है? E0, जिंक प्लस 2 से जिंक कितना दिया गया बच्चों?
-0.76 वोल्ट। एंड सेकेंड दिया गया है, सेकेंड Fe+2 से Fe, और ये दिया गया बच्चों कितना, -0.41 वोल्ट। अब आपको निकालना है EMF। आपको याद होगा मैंने बता रखा है, अगर देखो ये भी रिडक्शन है, +2 से 0 जा रहा है रिडक्शन, और Fe+2 से 0 जा रहा है ये भी रिडक्शन, तो रिडक्शन दोनों ही दिए गए हैं आपके पास। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, E0 रिडक्शन राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E0 रिडक्शन लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, राइट वाला कौन है ये, दैट इज -0.41 वोल्ट, एंड लेफ्ट वाला कौन सा है, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट हो गया, तो -0.76 वोल्ट। सॉल्व अगर करते हैं, -0.41 प्लस 0.76 वोल्ट यानी 0.35 वोल्ट आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का इनमें से कौन सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो एस ब्लॉक का है बच्चों, ये आपका डी ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी तक दिख रहा है ना, लेकिन ये डी नहीं है, यहां पर पी होता तो 1 से 6 हो जाता, ये भी नहीं है। ये वाला आपके पास दिख रहा है जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक, ns 1 से लेकर के 2 तक, और ये n-1 f 1 से लेकर के 14, n-1 d 0 से लेकर के 1, एंड ns2 ये तो f ब्लॉक का है ना, ये f ब्लॉक का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो विच कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वैसा कॉन्सेंट्रेशन जो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड ना करे, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम का जिक्र है तो टेम्परेचर के ऊपर आश्रित तो होगा ये। मोलालिटी की बात करते हैं तो मोलालिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बच्चों, V0 मैं लिखा हूं, मतलब इसके ऊपर आश्रित नहीं है, मतलब टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट होगा। फॉर्मालिटी जस्ट लाइक अ मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम, यहां पर भी वॉल्यूम है तो टेम्परेचर ये भी डिपेंडेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर। हमारे पास कॉपर +2 दिया गया है 1 मोल, और इससे हमें कॉपर बनाना है। तो कॉपर +2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन को खा ले तो ये कॉपर बन जाएगा। स्टिचोमेट्रिक चेक करते हैं तो ये 1 मोल हुआ, तो यहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तब जाकर के 1 मोल कॉपर बना है। अच्छा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि 2 फराडे, यानी कि 2 × 96500 कूलम। अगर सॉल्व करते हैं तो ये निकल करके आता है 193,000, यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ HCHO फॉर्मल्डिहाइड विथ CH3MgR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के साथ या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराने के बाद जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, और एक है हमारे पास CH3MgBr। आपको पता है कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएंगे और इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहां पे मैग्नीशियम पे प्लस होंगे और यहां पे CH3 में माइनस। निक्लियोफाइल पहले यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन खींच लेंगे, रिजल्ट क्या बना, HCH, यहां पर हो गया CH3 और यहां पर हो गया बच्चों OMgBr। अब इसमें हाइड्रोलाइसिस करा दो H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये OH में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये बन जाएंगे ऐसे CH3, यहां पर हो गया CH2 और ये हो गया आपका OH, और साथ में क्या रिलीज करेगा,
MgBrOH। ठीक है, ये रिलीज करेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखो, इथाइल अल्कोहल बनने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, CH3 CH2 और OH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, तो फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? तो फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट पे कराओगे तो डायरेक्ट क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा बच्चों? बेंजीन। यहां से जिंक ऑक्साइड को साइड कर दो ऐसे, है ना, और हाइड्रोजन इससे कनेक्ट करे तो बेंजीन दिखाई देगा, और साथ में यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो रेट इज इक्वल टू के SO2Cl2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, या नन ऑफ दिस। आपके पास रेट बोला है R इज इक्वल टू के इंटू SO2 एंड Cl2। किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है देखो तो, इसका पावर कितना है? 1। अगर पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा बच्चों। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपकी सही होने वाली है। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? मैग्नीज इसकी सही आंसर होने वाली। कितना से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है? मैग्नीज की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d5 और 4s2 आता है आउटर मोस्ट शेल पे। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ s इलेक्ट्रॉन निकालने से +2 होगा, और s और d दोनों मिला करके निकालेंगे तो +7 तक जाएगा। यानी ये मिनिमम +2 और मैक्सिमम कितना हो सकता है? +7। यानी +2 भी होगा, +3 भी होगा, +4 भी होगा, +5 भी होगा, और +6 भी होगा। स्कैंडियम, आयरन, जिंक और मैग्नीज में सबसे ज्यादा मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसकी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन कॉम्प्लेक्स। आपके पास कॉम्प्लेक्स है Fe, C2O4 का होल थ्राइस एंड -3। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। ये कैसा लिगेंड है बच्चों? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड है। कितनी है? 3, और बाइडेंटेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6 आ जाएगा। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हो तो आयरन के लिए x बना लो +3। ऑक्सलेट का चार्ज -2 होता है और ओवरऑल चार्ज -3 दिया गया है, यानी x - 6 इक्वल टू -3 हुआ, यानी x इक्वल टू क्या मिलेगा? +3 मिलेगा। तो इसका सही आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 6 और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए +3 हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 6 एंड +3, ऑप्शन नंबर ए आपकी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन शो सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म? सॉल्वेटेड का दूसरा नाम है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? पानी। मतलब ये जो 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म दिखाएगा या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म दिखाएगा? तो इसको चेक करना बिल्कुल सिंपल है। देख लो कि किस कॉम्प्लेक्स में वाटर एज अ लिगेंड काम कर रहा है। क्या इसमें वाटर है? नहीं है, नो हाइड्रेटेड। इसमें भी वाटर नहीं है, इसमें भी वाटर नहीं है, इसमें भी वाटर है ना, इसमें वाटर है, एक्वा कहते हैं इसको। तो यहां पे वाटर है, दिस हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म ये शो करेगा या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, CH3 CH2 Cl Na से रिएक्शन करा रहे हैं एसीटोन के प्रेजेंस में। तो आप देखो ये Cl किस में ट्रांसफर हो जा रहा है? I में ट्रांसफर हो जा रहा है। अब Cl को अगर I बनाना हो, Cl को अगर आपको I बनाना हो तो हमें Na से रिएक्शन करानी पड़ती है। इसका नाम होता है फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन इसकी नाम होती है। और अगर Cl या Br इसको आपको कन्वर्ट करना होता है F में,
Cl की जगह पे अगर Cl ही रहने दें और I की जगह पे F रख दें, तो इसके लिए आप AgF से रिएक्शन कराओगे, नाम होगा इसका स्वाट रिएक्शन। क्या नाम होगा? स्वाट रिएक्शन। तो Cl को I में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिएक्शन का नाम क्या है? फिंकल स्टीन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कहां पे शो कर रहा है? देखो, एल्डोल शो करने के लिए, एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए विथ एटलीस्ट 1 sp3 अल्फा हाइड्रोजन। सारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ sp3 वाला अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम तो एक। या इस वाले केस में देखो, ए नंबर पे CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और यहां पर H। देखो ये है आपके अल्फा हाइड्रोजन, बट ये sp2 वाला है, sp3 वाला चाहिए हमें, मतलब यहां पे एल्डोल नहीं होगा। फिर अगर ऑप्शन नंबर बी देखते हो, sp3 वाला चाहिए, यहां पे sp2 है। इसके बाद बात करें CH डबल बॉन्ड C, यहां पर C डबल बॉन्ड O और H, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा है, यहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी एल्डोल नहीं होगा। फिर अगर आप C वाला देखते हैं तो हमारे पास बेंजीन रिंग होगा और यहां पर होंगे C डबल बॉन्ड O और H, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, आपको मालूम है, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर भी एल्डोल नहीं होगा। एक लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, और तीनों कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड वाले sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, यहां पे एल्डोल आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द रिएजेंट फॉर गटरमैन रिएक्शन। देखो गटरमैन रिएक्शन के लिए हम लोग Cu और HCl का इस्तेमाल करते हैं। CuBr/HBr सैंडमेयर रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। आपके सिलेबस पे एक गटरमैन रिएक्शन है, एक गटरमैन कोच रिएक्शन है, एक गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस है। ठीक है, तो गटरमैन रिएक्शन के लिए कॉपर एंड HCl का आप इस्तेमाल करते हैं यहां पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, क्वेश्चन नंबर 23, एनिलीन इज, एनिलीन क्या है? मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा क्षारीय है। लेस बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से कम क्षारीय है। इक्वल बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, क्या ये दोनों बेसिक में बराबर है, या इन ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। एनिलीन कैसा होता है बच्चों? रिंग होते हैं हमारे पास, और इसमें होता है NH2, दिस इज एनिलीन, और अमोनिया होता है NH3। सबसे पहली बात, इसके जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस के लिए जा रहा है, मतलब ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है SBr, जबकि यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है NSBr। और रेजोनेंस जहां पर होती है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं बच्चों, मोर एसिडिक, है ना, और लेस बेसिक हो रही है। ज्यादा एसिडिक है तो बेसिक क्या होगा? कम, और ये क्या होगा यहां पे? लेस बेसिक, सॉरी मोर बेसिक, लेस एसिडिक कर दो, लेस एसिडिक होगा ये और मोर बेसिक होगा ये, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। जहां पे रेजोनेंस होगा वो बेसिसिटी में कम, मतलब बेसिक कैरेक्टर कम कर लेगा, और जहां पे लोन पेयर नहीं होंगे वहां बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? एनिलीन जो होगा वो लेस बेसिक होगा अमोनिया से, ऑप्शन नंबर बी आपकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 1 डिग्री एसिड अमाइड, 1 डिग्री एसिड अमाइड ऐसे कह लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, दिस इज 1 डिग्री एसिड अमाइड। 1 डिग्री एसिड अमाइड मे बी कन्वर्टेड इनटू एमीन, इसको आपको एमीन बनाना है। एमीन कैसे बनेगा? मतलब ऐसे ले लो CH3 और NH2, दिस इज 1 डिग्री एमीन।
तो किस रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप यहां से यहां पहुंच सकते हो? तो रिएजेंट मैं बता दूं, Br2 सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर लो। रिएक्शन का नाम होगा हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। रिएक्शन का नाम होगा हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। करना कुछ नहीं होता इस रिएक्शन में, बस इस सीओ को सोचना बंद कर देना होता है। जैसे इस सीओ को बंद करोगे तो CH3NH2 एमीन की तरह काम करने लगेगा। बहुत आसान है। ठीक है, देख लो अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो है माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ। सबसे पहली बात, माला सूत्री एक टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूं आपका, माला सूत्री। एम का मतलब होता है माल्टोज, माल्टोज। एल का मतलब होता है लैक्टोज। एस का मतलब होता है सुक्रोज और टी का मतलब होता है ट्रीहलोज। ये चार आपके डाइसैकेराइड है बच्चों, डाइसैकेराइड। ठीक है, ये है आपका होमोडाइसैकेराइड, ये है आपका हेटेरोडाइसैकेराइड, ये भी है आपका हेटेरोडाइसैकेराइड और ये है आपका होमोडाइसैकेराइड। ठीक है, माल्टोज में क्या बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेगा। इसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा और इसमें बीटा डी ग्लूकोज बनेंगे। ठीक है, तो माल्टोज एक होमोपोलीसैकेराइड है, सॉरी होमोडाइसैकेराइड है, जिसका मोनोमर क्या होता है? डी ग्लूकोज होता है, यानी कि सिर्फ ग्लूकोज होता है। पहला कंपोनेंट भी ग्लूकोज होगा और दूसरा भी ग्लूकोज होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज किसके लिए होते हैं? ये लैक्टोज के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? लैक्टोज के लिए। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये किसके लिए होता है? सुक्रोज के लिए होता है। और ग्लूकोज ग्लूकोज किसके लिए होता है? तो माल्टोज के लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो बच्चों इतने हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको सिखाया, समझाया कि किस बेसिस पे सारे ऑप्शंस हो रहे हैं आपके। अब इसके सेक्शन बी पर 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बहुत एक एक लाइन का ही आंसर होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। आज हम लोग 2 ही सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी को। चलो देखते हैं सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफाइन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसी को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं XA, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। CA बोले तो कंपोनेंट A। और XB क्या हो गया बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। Na को मैं कह रहा हूं मोल ऑफ कंपोनेंट A, मोल ऑफ CA बोले तो कंपोनेंट A, एंड Nb बोले तो मोल ऑफ कंपोनेंट B। तो अकॉर्डिंग टू दिस मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb, है ना। और XB बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb लिख सकते हैं। चूंकि 1 मार्क्स का ही है तो इससे ज्यादा आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो कि मोल फ्रैक्शन के पास कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, और सम ऑफ एक्स ए प्लस XB क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है ये 1 मार्क्स का, तो इतना ही सफिशियंट है, कुछ इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27। फॉर द रिएक्शन A प्लस B से बन रहा है प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाई R बराबर क्या है? K इंटू A के पावर 1/2 इंटू B के पावर 2। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? बताइए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो सिंपल इन दोनों पावर को जोड़ दिया जाता है ऑर्डर पता करने के लिए, है ना। ऑर्डर पता करने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा?
1/2 प्लस 2 होगा। 1/2 यानी कि 0.5 एंड प्लस 2 बोले तो 2.5। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2.5 होगा, यानी 2.5 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? एफ सब सेल पे। एफ सब सेल की शील्डिंग पावर क्या होती है? बहुत कम। अगर शील्डिंग कम है तो उसकी साइज भी क्या होगी? कम हो जाएगी। और ये साइज रेगुलरली कम होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया जाता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। और लैंथेनाइड्स में लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट सोच रहे हैं। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑन मूविंग फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड in D block metals आफ्टर लैंथनम के बाद, यानी लैंथनम के लिए काम नहीं करेगा ना, लैंथनम के बाद आफ्टर लैंथनम देयर आर 14 लैंथेनाइड्स elements are present in which last electron enters into 4f subcell since they have poor shielding effect. Hence size decreases called lanthanide contraction. ठीक है बच्चों, यानी अगर हम लोग लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट देखें, कहां से? साइकिल पर नंदू पीएम से मिलने यूं गया तभी डाई हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लूट लो, ठीक है। ये लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है। तो इधर से इधर जाओगे तो साइज क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। और क्यों डिक्रीज करेगा? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है आपका, चेक करो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सबसे पहली बात, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों, Pt NH3 Br Cl एंड Ty। अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें हम लोग Pt का, तो x + 0 -1 + 0 = 0, तो x बराबर आ गया आपका +2, यानी Pt आपके +2 पर है। तो Pt में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा ओपन होते हैं और डिफ्यूज्ड टाइप होते हैं, तो यहां पे पेयरिंग आपको आसानी से मिल जाती है। पेयरिंग यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, पेयरिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, देखो तो 1 1 1 1 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। pt +2 वाले केस में या pd +2 वाले केस में लिख देता हूं मैं, अगर pt +2 हो, अगर pd +2 हो, है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो हमेशा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? dsp2 होती है। यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी? dsp2 मिलेगी। और dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो बीच में स्क्वायर बना के मेटल रख दो और सारी जगह पे आप लिगेंड को कनेक्ट कर दो। यहाँ पे Br कर लेते हैं, यहाँ पे Cl कर लेते हैं और यहाँ पे Py कर लेते हैं। ये इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच अल्काइल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड
एंड अल्काइल ब्रोमाइड। कह रहा है RCl है या RBr है, इससे हमें बनाना है RF। RF यानी कि Cl को हटा के F लगाना है, तो किससे रिएक्शन करा सकते हैं? AgF से। और इसका नाम क्या है बच्चों? स्वाट रिएक्शन नाम है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैं। दिस इज अ स्वाट रिएक्शन। बस हो गया आंसर। क्लियर है? चेक कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वाई आर एल्कोहल्स मोर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों दारू जो है पानी में ज्यादा घुलता है जबकि हाइड्रोकार्बन कम घुलता है? क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू एल्कोहल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड with water molecule, hence more soluble, ये ज्यादा soluble होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन आपके हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो वो कम soluble होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो, HOR HOH HOR HOH, ऐसा क्या? ये अल्कोहल हो गया, ये पानी हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये पानी हो गया। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं HB, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे HB, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे HB। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट। ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर के रूप में, हमारे पास बेंजीन होगा, दिस इज अ बेंजीन, सल्फोनाइल क्लोराइड यानी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और Cl, इसको हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर है बात? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये ऐसा दिखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन का ऐसा होता है, ठीक है, इसकी जो बैकबोन होती है ना, बैकबोन वो पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है, और दो पेप्टाइड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से यहां पे स्टेबिलिटी मिलती है। तो यहां पे आंसर लिख देना, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन पेप्टाइड्स बॉन्ड गिव्स स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस वाले केस। पेप्टाइड बॉन्ड अगर है, दो पेप्टाइड मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक ना, देख लो पहले इसको। चलो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों कि हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे करना है देखो, हमारे पास ग्लूकोज होगा, इसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे बच्चों फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, और इसके साथ रिएक्शन एक्सेस में करेंगे। किसमें? एक्सेस में। तो यहां पे बनता है ओसाजोन, एक कंपाउंड बनेगा ओसाजोन। अब इस ओसाजोन को हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी पानी के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहां पे फॉर्मेशन होता है ओसोन। क्या फॉर्मेशन होता है? ओसोन। अभी मैं सबका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। और उसके बाद अगर आप इसको रिड्यूस कर देते हो जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहां पे बन जाता है फ्रुक्टोज। क्या बन जाता है? फ्रुक्टोज बन जाता है। कैसे बनेगा आज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो CHO
CHOH, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। अब इसको रिएक्ट कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ऐसे H2N NH C6 और H5, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन, और इसको लिया जाएगा एक्सेस में, तो बनेगा ओसाजोन। ये थोड़ा सा एक नंबर का क्वेश्चन है ना, तो एक नंबर के जैसा ही बात कर रहे हैं। ओसाजोन बनेगा कैसे, CH डबल बॉन्ड N NH एंड C6 और H5, और इसके बाद यहां पर CH डबल बॉन्ड N NH C6 और H5, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH, इसको हम लोग कह रहे हैं बच्चों ओसाजोन। क्या बोल रहे हैं, ओसाजोन, दिस इज अ ओसाजोन। इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। हाइड्रोलाइसिस होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी ना, तो ये वाला पार्ट रिप्लेस, खत्म, और ये वाला पार्ट भी खत्म, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल क्या था ना, इस चीज को रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन के साथ, और इसको भी रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना। एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, इसको हटाओ, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, ऐसा होगा, दिस इज ऑक्सीजन। अब करना कुछ नहीं है, इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो इस वाले पार्ट को हटा के ऑक्सीजन लगा दो, इस वाले पार्ट को हटा के ऑक्सीजन लगा दो, तो ये बनेगा ऐसा, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, और फिर हो जाएगा यहां पे CH2 और H, दिस इज ओसोन। इसको क्या बोल रहे हैं, ओसोन। और फिनाइल हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे बच्चों, H2N NH C6 और H5, ये बाहर हो जाएगा यहां से, ये वाला भी और ये वाला भी। फाइनली आप इसको रिएक्ट करा देना जिंक और CH3COOH के साथ। एक्चुअली यहां पे रिडक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन होगी ना, तो ये वाला पार्ट आपका अल्कोहल में ट्रांसफर हो जाएगा, अल्डिहाइड वाला पार्ट आपके अल्कोहल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो रिजल्ट ऐसा बन जाएगा। फिर रिजल्ट हो जाएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH, दिस इज अ फ्रुक्टोज। तो इतने स्टेप से होके गुजरोगे तब जा करके ग्लूकोज आपकी फ्रुक्टोज में ट्रांसफर होगी। सबसे पहले क्या करना है, तो ग्लूकोज को फिनाइल हाइड्रोजन एक्सेस लेके रिएक्शन करा दो तो ओसाजोन बनेगा, फिर इसके हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो ओसोन बनेगा, और फिर रिडक्शन करा दोगे तो ओसोन आपका फ्रुक्टोज में ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार इसको आप देख लो, ठीक ना। तो बच्चों हम लोग आज की क्लासेस पे सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर पे हम लोग सेक्शन सी और सेक्शन डी को कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट, दिक्कत या परेशानी होता है तो कमेंट सेक्शन में हमसे आसानी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड को शेयर भी करना है ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो फटाफट कंप्लीट करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।